बात करेंगे शॉक थेरेपी की। जी हाँ, शॉक थेरेपी जिसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। एक ऐसा इलाज, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें चोट पहुंचाया जाता है। अब कैसे चोट पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से आघात पहुंचेगा? पेनफुल ट्रांजिशन है, मीन्स काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट वेयर ट्रीटमेंट के दौरान पहले हैव टू सफर अ लॉट, हैव टू ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम पेनफुल, मीन पेनफुल ट्रांजिशन होने वाला है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो शॉक थेरेपी का मतलब ये आघात पहुंचाकर उपचार करना। पेनफुल ट्रांजिशन, कैसा ट्रांजिशन, कैसा संक्रमण? तो हम सबको पता है कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। समाजवादी देश था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था था, कम्युनिस्ट। अब इसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने जब सोवियत संघ पूरी तरीके से 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया है, पूरी तरीके से विघटन हो गया है, तो इसके समक्ष अब ये मुद्दा रहा कि कौन से अर्थव्यवस्था को धारण करे, किस प्रकार के मॉडल्स को स्वीकार करे। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पे सोवियत संघ ने अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको बदलने की सोची। तो हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, मतलब साम्यवादी व्यवस्था था, साम्यवाद से संक्रमण करके पूंजीवाद। संक्रमण का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। तो पहले जो सोवियत संघ का इकोनॉमिक मॉडल है, आर्थिक ढांचा है, वो है साम्यवादी, और इसको चेंज होना है किसमें? पूंजीवाद में। तो एक रूप से जब दूसरे रूप में जा रहा है, इसी को हम संक्रमण कहते हैं, परिवर्तन का काल कहते हैं। ये कहने और सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन ये है बहुत ज्यादा पेनफुल, क्योंकि इससे सारी की सारी इकोनॉमी ठप हो जाती है, बिल्कुल नीचे आ जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सोवियत संघ यानी कि रूस का जो मुद्रा है रूबल, वो नाटकीय ढंग से नीचे चला गया था। बहुत ही ज्यादा स्थिति दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है, जो फर्म्स हैं, जो कल कारखाने, कंपनी, फैक्ट्री, खेत या जो भी संपत्ति है, जो भी मिल्कियत है, उन सभी को सार्वजनिक से पूंजीवाद की तरफ ले जाना है। उसका पूरा का पूरा मिल्कियत का स्वरूप चेंज करना है, रूप चेंज करना है। मीन्स पहले कभी उन कंपनियों का मालिक सरकार था या कोऑपरेटिव थे या लोगों का समूह उसको रन कर रहा था, अब पूरा का पूरा उसे प्राइवेटाइज करना है। प्राइवेटाइज, पूंजी, निजीकरण आप समझते हैं, जब किसी कंपनी को कोई निजी व्यक्ति चला रहा होता है तो उसे निजीवाद या पूंजीवाद कहते हैं। तो यहाँ पे साम्यवाद से संक्रमण करके पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो जाने वाला है पूंजीवाद में। चेंज और ट्रांजिशन इन इकोनॉमिक मॉडल मींस कम्युनिज्म से ट्रांजिशन करके कहां जाएगा? कैपिटलिज्म में। संपत्ति और मिल्कियत का रूप जो है वो निजी स्वामित्व में आ गया। मींस अब तक जो संपत्ति का स्वरूप जो था वो सार्वजनिक मिल्कियत का था, लेकिन नहीं, अब वो कहां ट्रांसफर होगा? निजी स्वामित्व में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टीज, स्टेट की प्रॉपर्टीज को प्राइवेटाइजेशन करना। सार्वजनिक सामूहिक, मतलब जो भी फर्म्स थे, चाहे वो स्टेट द्वारा रन फर्म्स थे या कहने का मतलब खेत थे या एग्रीकल्चरल लैंड थे, जो भी चीजें फर्म्स या कंपनी या ऐसी कोई चीज थी, उन सबको सार्वजनिक से निजी में यानी कि प्राइवेटाइज में कन्वर्ट करना था। ट्रांजिशन ऑफ पब्लिक फर्म टू प्राइवेट फर्म। कहना बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें सारा का सारा इकोनॉमी बिल्कुल ही सालों का प्रोसेस है, सालों, 5 साल 10 साल का प्रोसेस है। तो इतने में इकोनॉमी को ऊपर आने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मिल्कियत का स्वरूप है, जो रूप है, वो चेंज होने वाला है। इसलिए इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। यहां पे एक चीज और है इसकी विशेषता शॉक थेरेपी की, कि अब तक जो खेती आप देखेंगे सार्वजनिक खेती थी या सामूहिक तौर की खेती थी, उसको खत्म कर दिया गया और उसको खत्म करके प्राइवेटाइज्ड या कमर्शियल फार्मिंग को लाया गया, कि अब जो है सामूहिक खेती खत्म कर दिया जाएगा, सार्वजनिक खेती। क्योंकि पूरा का पूरा उसमें आप देखते हैं नौकरशाह जो था सोवियत संघ का, उसमें लाल फीताशाही था, पूरी तरीके से भ्रष्ट था, तरह तरह के और भी समस्याएं थी, काम ना करना, ऑफिस देर से आना। आज भी देख लीजिए सरकारी काम और प्राइवेट काम में आप फर्क देखते सीधा सीधा। तो यही रीजन है कि उसमें बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी है, घूसखोरी है और बहुत ज्यादा करप्शन है। इसीलिए जो है कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ की जो इकोनॉमी थी
वो वहां के प्रशासकीय जो है के शिथिल होने की वजह से, ठप होने की वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमी भी ठप हो गया था। अगला जो पॉइंट होने वाला है मुक्त व्यापार पर। अब तक वहां की जो इकोनॉमी थी वो बंद इकोनॉमी थी, किसी दूसरे देश की कंपनी को या फर्म को अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पे वहां की मार्केट व्यवस्था को खोल दिया गया, ओपन ट्रेड सिस्टम अपनाया गया। मींस अब कोई भी बाहरी कंपनी या किसी भी प्रकार की, मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है दूसरे देशों से जोड़ना है, पश्चिमी देशों से जोड़ना है, ताकि वहां की फर्में यहां आकर के व्यापार करें और यहाँ की फर्में वहां जाकर के। मींस किसी प्रकार का कोई टैक्सेशन, कोई टैरिफ या जो है कि इस प्रकार का शुल्क ना रखना, बाजार को खुला छोड़ देना। जब हम बाजार को खुला रखेंगे तो जाहिर सी बात है बहुराष्ट्रीय कंपनी आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, जो भी पाबंदियां थी एमएनसीज पे, मल्टीनेशनल कंपनीज पे या बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे, उनको हटा दिया गया। शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में जानते हैं। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने सजेशन तो दे दिया कि शॉक थेरेपी को अपना लो, लेकिन कितना प्रभावी रहा, कितना सही रहा ये फैसला, इसी में हम एसेस करेंगे, मूल्यांकन करेंगे शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकला है। तो पहला पॉइंट देख रहे हो, पूरी तरीके से विफल, एब्सोल्युटली फेल्ड। जी हाँ, पूरी तरीके से विफल था ये शॉक थेरेपी। क्यों? क्योंकि इससे रूस का पूरा आर्थिक ढांचा हिल गया, पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा चौपट हो गया, पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा गया। जो बनी बनाई व्यवस्था थी पूरी तरीके से उसका सत्यानाश हो गया इस शॉक थेरेपी को अपनाने से। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो बनी बनाई अर्थव्यवस्था थी, लंबे समय से चली आ रही थी, वो एकदम से उसको संक्रमण में ले जाना, ट्रांजिशन में ले जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसीलिए पूरी तरीके से ये जो रूस का अर्थव्यवस्था था चरमरा गया। रूसी मुद्रा, जिसको हम रूबल कहते हैं, नाटकीय ढंग से गिरावट आया है। रशियन करेंसी फेल डाउन, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। और इस समय रूस की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। मतलब अगर मैं कहूं तो यहां पे खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी, निर्धनता, भुखमरी जैसे हालात हो चुके थे। जो रूस कभी पिन से लेकर कार बनाता था, उस समय शॉक थेरेपी के समय एक भिखमंगो वाला देश हो गया था। अच्छा, शॉक थेरेपी का एक और परिणाम निकला, जैसे समाजवादी व्यवस्था में समाज कल्याण होता था, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था थी, सोशल वेलफेयर, ठीक है, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आज भी अगर आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात मानते हैं ना, तो आईएमएफ आपको सीधा सीधा कहेगा कि जो सोशल सिक्योरिटीज आप दे रहे हो लोगों को, जो आप वेलफेयर पॉलिसीज चला रहे हो, आप इसे बंद कर दो। कोई भी सब्सिडी दे रहे हो, सब्सिडाइज चीज दे रहे हो, उसको देना बंद कर दो। जब भी आपकी इकोनॉमी अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो कहीं ना कहीं शॉक थेरेपी का ये परिणाम रहा कि सोवियत संघ या रूस कह लीजिए, जो अपने देश में गरीब जनता को बहुत से प्रकार के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चला रहा था, मुफ्त शिक्षा हो गया, मुफ्त चिकित्सा हो गया, और भी ऐसे कई सारी चीजें उपलब्ध करा रखी थी, वो व्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गया। 90% उद्योग को, अबाउट 90% इंडस्ट्रीज वो सेल्ड, निजी हाथों में औने पौने दामों में बेच दिया गया। ट्रांजिशन भैया, बेचना तो पड़ेगा, संक्रमण है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात आप मान रहे हो, क्योंकि ही विल लीड द इकोनॉमी ऑफ सोवियत संघ की इकोनॉमी को वो लीड करने वाला है। तो उसने कहा भैया 90% उद्योगों को उठाओ और जो भी प्राइवेट ऑनर्स हैं आप उन्हें बेच दो, औने पौने दामों में बिके, जैसे बिके बेचो, क्योंकि हमें तो ट्रांजिशन करना ही करना है। क्योंकि उनको एक बनी बनाई सोच थी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये दुनिया का एक अनोखा व्यवस्था है, इसी में जो है कि आपका इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसलिए 90% जो इंडस्ट्रीज थे उसे निजी हाथों में प्राइवेट ऑनर्स को बेच दिए गए औने पौने दामों में। और इसी को विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। गराज सेल का मतलब, गराज मींस फैक्ट्रीज। तो बड़े बड़े गराज, बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग, फैक्ट्री निजी हाथों में औने पौने दामों में बेच दिया गया। तो इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। 90% फॉर्म्स वर सोल्ड एट वेरी चीप प्राइस टू प्राइवेट ऑनर्स। दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट गराज सेल इन द वर्ल्ड। इससे एक चीज और हुआ, जो प्राइवेट ऑनर्स इन कंपनियों को खरीदने के लायक थे, वो तो उनको किसी न किसी तरीके से टोकन्स मिल गए, किसी न किसी तरीके से वो खरीद पाने में, इन कंपनियों को अपने हाथों में ले पाने में सक्षम हो गए। लेकिन जो गरीब लोग थे वो आर्थिक तौर पर और ज्यादा गरीब हो गए। मींस आर्थिक विषमता, अमीरी गरीबी
का और तीखा विभाजन देखने को मिलता है, और ज्यादा आर्थिक विषमता बढ़ा है। राइज इन इकोनॉमिक अनइक्वलिटी, बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी बढ़ा है। स्क्रैसिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज, खाने पीने के संकट शुरू हो गए सोवियत संघ में। जब रूसी मुद्रा रूबल नाटकीय ढंग से नीचे जाता है तो जिन गरीबों के घर में खाने की कमी कभी नहीं हो रही थी, अब इस समय आप देखेंगे शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद उसका परिणाम ये निकला है कि खाद्यान्न संकट शुरू हो गया है, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो चुकी है, क्योंकि जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे, कल कारखाने थे, उसे जराइम पोष वर्ग मीन्स माफिया वर्ग का उदय हो गया। और ये माफिया वर्ग जो है किसी न किसी तरीके से उन कंपनियों को, उन फैक्ट्रियों को अपने हाथों में दबा लिया है, हथिया लिया है, और यहां से माफिया वर्ग का उदय देखने को मिलेगा आपको, जिनको जराइम पोस्ट भी कहते हैं। इन लोगों ने इन बड़े बड़े कल कारखानों, फैक्ट्रियों को कंट्रोल कर लिया। जो गरीब लोग थे, जिन्हें टोकन तो मिला था, जिन्हें श्वेत पत्र तो मिला था कि आप भी खरीद सकते हो, लेकिन वो इतने गरीब थे कि वो कहां से खरीदेंगे। फाइनली उन्होंने अपने टोकन्स को अमीरों के हाथों में भी बेच दिया, और बदले में कुछ पैसा लेकर के जो उनके साथ स्क्रैसिटी ऑफ फूड था, खाद्यान्न संकट, उससे उन्होंने उस टोकन्स को बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसे अपना पेट भरने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम देखते हैं शॉक थेरेपी पूरा का पूरा एक तरीके से विफल था।